हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने हमारे जो आगे के वीडियो थे उसके अंदर नियंत्रण किसे कहते हैं, उसका अर्थ हमने जानने का प्रयत्न किया था। नियंत्रण का अर्थ, नियंत्रण के लक्षण, नियंत्रण का महत्व और आयोजन और नियंत्रण के बीच में क्या संबंध है, वे हमने जानने का प्रयत्न किया था। आज हम नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है नियंत्रण की प्रक्रिया। तो हम आज नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। नियंत्रण की प्रक्रिया है, उसके दूसरे शब्दों में नियंत्रण की अवस्थाएं, नियंत्रण के क्रम, नियंत्रण के पहलू, नियंत्रण के सोपान, इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वे प्रक्रिया सर्वव्यापी है और सतत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। कोई भी व्यावसायिक इकाई क्यों ना हो, उस व्यावसायिक इकाई की उसकी कुछ खूबियाँ भी होती है, उसकी कुछ कमियाँ भी होती है। तो जिसकी वजह से नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सभी व्यावसायिक इकाइयों के अंदर हमें कभी भी एक समान देखने को मिलती नहीं है। उन सभी इकाइयों के अंदर नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर हमें भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के कितने ही सोपान सामान्य रूप से प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के सोपानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो सोपान बताए गए हैं उन सोपानों के अंदर किस किस का समावेश होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन सोपानों का जो क्रम है वो क्रम भी हमें आई थिंक पता होना चाहिए। अब हम नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के जो नाम है उस नामों की हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के नाम निम्नानुसार है। सबसे पहला है मापदंडों की स्थापना करना, दूसरा है सूचना का संग्रह करना, तीसरा है कार्य का मापन करना, चौथा है किए गए कार्य की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना करना और पांचवा है सुधारात्मक उपाय। तो इस प्रकार नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के 5 सोपान है। तो हम सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मापदंडों की स्थापना के बारे में।
नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान यानी मापदंडों की स्थापना। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का प्रारंभ मापदंडों की स्थापना से होता है। अगर आप नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मापदंडों की स्थापना करनी पड़ती है। ये जो मापदंड है यह एक प्रकार की मात्रा है या एक प्रकार के स्तर माने जाते हैं। हमें जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करनी है, हम जो मापदंड स्थापित करते हैं, हम जो मापदंडों की स्थापना करते हैं, उन मापदंडों के साथ जो भी कार्य व्यावसायिक इकाई में किए जाते हैं उन कार्यों की हमें तुलना करनी है। तुलना करने के बाद हमें उन कार्यों का मूल्यांकन करना पड़ता है जिससे हमें वास्तविक परिस्थिति का पता चलता है। इस प्रकार देखा जाए तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का आधार पूर्व निर्धारित मापदंड माने जाते हैं, पूर्व निर्धारित स्तर माने जाते हैं। ये जो पूर्व निर्धारित मापदंड है, पूर्व निर्धारित स्तर है, उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं यह देखने की जिम्मेदारी नियंत्रण की बनती है। ऐसा कहे तो भी गलत नहीं है कि नियंत्रण का कार्य पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य होता है या नहीं यह देखने का माना जाता है। मापदंडों की बात करें तो ये जो मापदंड है यह मापदंड संख्यात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकते हैं। हम जो भी मापदंडों की स्थापना करते हैं वे मापदंड ऐसे होने चाहिए कि जिनको हम पूर्ण कर सके, जिसको हम समझ सके, ऐसे होने चाहिए। तो मापदंडों की स्थापना करते वक्त भी यह बातें हमें ध्यान में रखनी है। हमें ऐसे मापदंडों की ही स्थापना करनी है कि जिन मापदंडों को हम पूर्ण कर सके, जिन मापदंडों को हम समझ सके, ऐसे मापदंड होने चाहिए। इस मापदंडों के अंदर भौतिक बातों का समावेश होता है, लागत का समावेश होता है, आय का समावेश होता है, पूंजी इत्यादि का भी समावेश किया जाता है। इसके अलावा जो लाभ का लक्ष्यांक, प्रॉफिट टारगेट, इसका भी समावेश कर सकते हैं। उत्पादन का लक्ष्यांक, प्रोडक्शन टारगेट, उसका भी समावेश किया जा सकता है। खर्च का लक्ष्यांक, कितना खर्च होता है उसका टारगेट, उसका भी समावेश किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो जो भी ये जो लक्ष्यांक होते हैं वे लक्ष्यांक अल्प समय के लिए या दीर्घ समय के लिए तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हम जो मापदंडों की स्थापना करते हैं वे मापदंडों की स्थापना अल्पकालीन भी हो सकती है, दीर्घकालीन भी हो सकती है। जो दीर्घ समय के जो हमारे लक्ष्यांक होते हैं उन लक्ष्यांकों को पूर्ण करने के लिए हमें उसी प्रकार से मापदंडों की स्थापना करनी पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे जो अल्पकालीन लक्ष्यांक होते हैं उस अल्पकालीन लक्ष्यांकों को पूर्ण करने के लिए हमें अल्पकालीन मापदंडों की ही स्थापना करनी पड़ती है। इसके बाद देखें तो मापदंडों का जो चुनाव होता है, मापदंडों की जो स्थापना होती है वे उच्च स्तर संचालन के द्वारा की जाती है। उच्च स्तर संचालन में कार्य करने वाले जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, वे सब मिलके मापदंडों का चुनाव करने का काम करते हैं या मापदंडों की स्थापना करने का काम करते हैं। ये जो भी मापदंड है, जो भी लक्ष्यांक है, वो कर्मचारियों को समझाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उच्च स्तर के द्वारा मापदंडों की स्थापना की जाती है। मापदंडों की स्थापना करने के बाद वे कर्मचारियों को समझाने पड़ते हैं और कर्मचारी उसी के आधार पर अपने कार्य का आयोजन करने का काम करते हैं और उस मापदंड को बनाए रखने का काम वे करते हैं। तो कहने का मतलब हमें मापदंडों की सही जानकारी कर्मचारियों को देनी पड़ती है, तभी कर्मचारी उस मापदंड को पूरा कर सकते हैं।
दूसरा जो सोपान है वह है सूचना का संग्रह। मापदंडों की स्थापना करने के बाद हमें सूचना का संग्रह करना पड़ता है। जब सूचना का संग्रह करते हैं तो उसके अंदर हमें जो कार्य किया जाता है वे कार्य और वास्तविक परिस्थिति के बारे में सूचना का संग्रह करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में हमें रखना है। जो भी कार्य किया जाता है वे कार्य और जो भी वास्तविक परिस्थिति होती है उस वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखकर हमें सूचना का संग्रह करना पड़ता है। जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती है वे सूचनाएं व्यक्तिगत भी हो सकती है, निरीक्षण के आधार पर भी तय हो सकती है, मौखिक रिपोर्ट के आधार पर भी सूचना एकत्र की जा सकती है एवं लिखित रिपोर्ट के द्वारा भी सूचना का संग्रह किया जा सकता है। तीसरा सोपान है कार्य का मापन। तो सूचना का संग्रह करने के बाद हमें कार्य का मापन करना पड़ता है। पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए कार्य का मापन करना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम कार्य का मापन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो किस प्रकार से होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है वो हमें पता चलता है। मापन की बात करें तो जो भी कार्य का मापन किया जाता है वो मापन संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है, या तो फिर संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे सोपान की। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो चौथा सोपान है जिसका नाम है किए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना करना। तो हम इसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। नियंत्रण के इस सोपान के अंदर जो वास्तव में किए कार्य होते हैं या वास्तव में किए गए जो काम होते हैं उन कामों की जानकारी एकत्र की जाती है और जानकारी एकत्र करने के बाद उनकी स्थापित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है। ऐसा करने से कितने मापदंडों की प्राप्ति हुई है और कितने मापदंडों की प्राप्ति नहीं हुई है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इन शॉर्ट किए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना करने से हमें वास्तविक परिस्थिति का पता चलता है। इसके बाद है आगे का सोपान जिसका नाम है सुधारात्मक उपाय। हम सुधारात्मक उपाय की बात करें तो सुधारात्मक उपाय यह नियंत्रण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान माना जाता है। कार्य का मूल्यांकन करके स्थापित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है और जब स्थापित मापदंडों के साथ हम तुलना करते हैं और अगर कोई विचलन हमें देखने को मिलता है तो उस विचलन को हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं और उसे दूर करने के लिए हमें सुधारात्मक उपाय भी करने पड़ते हैं। तो सुधारात्मक उपाय की बात करें तो सुधारात्मक उपाय 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, परिस्थिति में परिवर्तन न करना। दूसरा, परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। तीसरा, मापदंडों में परिवर्तन करके नए मापदंडों की स्थापना करना। तो सबसे पहले देखेंगे परिस्थिति में परिवर्तन न करना। स्थापित मापदंडों से अगर हम तुलना करते हैं और स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद हमें जो विचलन प्राप्त होता है, विचलन का मतलब होता है समस्या, कठिनाई, अवरोध, बाधा इत्यादि। तो स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद हमें जो विचलन प्राप्त होता है अगर वे विचलन सामान्य है तो हम उसका स्वीकार कर लेते हैं। हमें उस विचलन को दूर करने के लिए परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। तो दोस्तों देखिए,
स्थापित मापदंड और वास्तविक मापदंडों के बीच में अगर एक बहुत बड़ा अंतर होता है तो उसके लिए हमें परिस्थिति में परिवर्तन करना पड़ता है। आपके द्वारा जो भी मापदंड स्थापित किए गए हैं वो मापदंड और आपके सामने जो वास्तविक मापदंड है, अगर उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा गैप है, तो उसके लिए हमें परिस्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा। विचलन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है, विचलन के लिए कौन से रीज़न है, उसके कारणों की हम जांच करेंगे और जांच करके हम आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। तीसरा है मापदंडों में परिवर्तन करके नए मापदंडों की स्थापना करना। जब स्थापित मापदंडों को लगातार प्राप्त न किया जा सके तो उसका मतलब होता है कि आपके द्वारा जो भी मापदंड स्थापित किए गए हैं वो मापदंड बहुत ही उच्च कक्षा के हैं, हाई क्वालिटी के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मापदंडों में परिवर्तन करना अनिवार्य बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम मापदंडों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। आवश्यक परिवर्तन करके नए मापदंडों की स्थापना हम कर सकते हैं। कई कबार ऐसा भी होता है कि जो स्थापित मापदंड होते हैं उन स्थापित मापदंडों से भी श्रेष्ठ परिणाम, हमें उत्तम परिणाम प्राप्त होता है। तो उसका मतलब यह होता है कि आपके द्वारा जो मापदंड स्थापित किए गए हैं वे मापदंड बहुत ही निम्न कक्षा के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मापदंडों में परिवर्तन करना पड़ता है, मापदंडों में सुधार करके नए उच्च कक्षा के मापदंडों की स्थापना करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम विचलन को खोज सकते हैं। विचलन को खोज कर हम उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। परीक्षा में कई कबार पूछा जाता है कि सुधारात्मक उपाय अर्थात क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि सुधारात्मक उपाय यह नियंत्रण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। किए गए कार्य का मूल्यांकन करके उसके स्थापित मापदंडों के साथ तुलना की जाती है और अगर किसी प्रकार के विचलन अगर पता चले तो उसे दूर करने के लिए हमें जो उपाय करने पड़ते हैं उन उपायों को सुधारात्मक उपाय कहते हैं। इसके अलावा सुधारात्मक उपाय के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। तो सुधारात्मक उपाय के 3 प्रकार हैं। पहला, परिस्थिति में परिवर्तन न करना। दूसरा, परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। तीसरा, मापदंडों में परिवर्तन करके नए मापदंडों की स्थापना करना। तो दोस्तों, इस प्रकार नियंत्रण का कार्य केवल विचलनों को खोजना नहीं है बल्कि इकाई के कार्यों को प्राप्त करना है, इकाई के लक्ष्य को प्राप्त करना माना जाता है। इस प्रकार नियंत्रण को हम एक रचनात्मक प्रक्रिया मान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्तु।